नमस्कार दोस्तों। आज क्लास है गुप्त वंश। संस्थापक है श्री गुप्त। अंतिम शासक विष्णुगुप्त। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। और राजधानी दोस्तों वो पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी थी वो थी उज्जैनी। तो संस्थापक श्री गुप्त। अंतिम शासक है वो विष्णुगुप्त था दोस्तों। और वास्तविक जो संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। और राजधानी वो थी दोस्तों पाटलिपुत्र। और द्वितीय राजधानी थी वो थी उज्जैन। उसको उस टाइम उज्जैनी बोलते थे। गुप्त काल को भारत का पेरिकलिन युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम की रानी कुमार देवी का उल्लेख प्रयाग परिस्थिति में किया गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम है वास्तविक संस्थापक। इसकी जो रानी थी उसका नाम था कुमार देवी। उसका जो उल्लेख है वो प्रयाग परिस्थिति के अंदर किया गया है। समुद्रगुप्त को नालंदा के 2 ताम्र पत्र तथा गया से 2 ताम्र पत्र को परम भागवत की उपाधि के साथ संबोधित किया गया है। अपन दोस्त देखते हैं चंद्रगुप्त शासन काल में कौन कौन शासक हुए थे, उनकी पत्नी कौन थी, तो संतान कौन थे। तो एक सारणी बनाते हैं। एक टाइम आता है शासक और इनकी पत्नी और संतान। वास्तु संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी और इनकी जो संतान थी दोस्तों वो थी समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आता था तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दोस्तों पत्नी उसकी नाम था दत्त देवी। और इसकी जो पुत्र थे समुद्रगुप्त वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड। फिर शासक आता है चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड की 2 पत्नियां थी दोस्तों। एक थी ध्रुव देवी, एक थी दोस्तों कुबेर नागा। और इनकी ध्रुव देवी की जो संतान थी वो दोस्तों वो थी कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त। और कुबेर नाग है उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। उसके बाद आता दोस्तों कुमार गुप्त। कुमार गुप्त की दोस्तों पत्नी का नाम की 2 पत्नियां थी। एक थी अनंत देवी, एक थी दोस्तों देवकी। और अनंत देवी की जो संतान थी वो थी पुरुगुप्त और देवकी की थी वो थी स्कंदगुप्त। फिर दोस्तों शासक बनता है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त की पत्नी का नाम था मित्र देवी। इसके जो संतान थी वो थी बुधगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त सेकंड। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम में उसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी और उनकी जो संतान थी वो थी समुद्रगुप्त। और फिर शासक बनता समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी वो थी दत्त देवी थी और संतान थी चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 पत्नियां थी, ध्रुव देवी और कुबेर नागा। ध्रुव देवी की जो संतान थी वो थी कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त। और कुबेर नागा की जो संतान थी वो थी प्रभावती गुप्ता। कुमार गुप्त है उसकी दो स्त्रियां थी, एक थी अनंत देवी, एक थी देवकी। अनंत देवी की संतान थी पुरुगुप्त और देवकी की स्कंदगुप्त। उसके बाद दोस्तों आता है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त की पत्नी का नाम था मित्र देवी और इसके जो पुत्र थे उनका बुधगुप्त और कुमारगुप्त सेकंड।
तो गुप्त वंश है उसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। तो दोस्तों इति सिंह बताता है कि चीनी की तो श्रीगुप्त के बारे में इति सिंह क्या बोलता है दोस्तों? इति सिंह चीनी यात्री था, उसने श्रीगुप्त को दोस्तों चिल्ली की तो के नाम से संबोधित किया है। चिल्ली की तो किसको संबोधित किया है? श्रीगुप्त को। किसने? इति सिंह ने। तो इति सिंह बताता है कि चिल्ली की तो ने चीनी भिक्षुओं के लिए एक मृक्षिकावन में एक मंदिर बनाया। गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच हुआ जो श्रीगुप्त का पुत्र था। प्रभावती गुप्ता के पुन्ना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों में गुप्त वंश का प्रथम शासक अधिराज को बताया गया है। तो प्रभावती गुप्ता के पूर्णा तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों में गुप्त वंश का प्रथम शासक है, उस किसको बताया गया है? अधिराज को। घटोत्कच के काल में ही सूर्यप्रथम गुप्त ने गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की। फिर दोस्तों वास्तु संस्थापक आता है चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम है, वो 319 से 350 ईस्वी के बीच में शासन किया था। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंशों को शकों की अधीनता से मुक्त किया था। तो शकों को अधीनता से सर्वप्रथम किसने मुक्त किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज। तो सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम है, इसने लिच्छवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, लिच्छवी के साथ। लिच्छवी का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने ये चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ अपना विवाह किया था। तो उनके कुमार देवी उसका विवाह चंद्रगुप्त ने किया था। ये लिच्छवी वंश की थी। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार के लगभग 25 सिक्के गाजीपुर, टांडा, फैजाबाद, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या और सीतापुर तथा बयाना से प्राप्त किए गए हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र बताया गया है। समुद्रगुप्त को प्रयाग अभिलेख है, उसे समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र किसमें बताया गया है? प्रयाग परिस्थिति प्रयाग अभिलेख में। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से याद होता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध नरेश अजात शत्रु का लिच्छवी के साथ संघर्ष और रत्नों की खान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुआ था। तो बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी, बुद्ध घोष की एक टीका थी सुमंगल विलासिनी, सुमंगल विलासिनी। तो बुद्ध घोष की जो टीका है सुमंगल विलासिनी, इसमें याद होता है कि 5 शताब्दी ईसा पूर्व मगध नरेश अजात शत्रु का लिच्छवी के साथ संघर्ष रत्नों की खान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त का विस्तार पूर्व में मगध और पश्चिम में प्रयाग तक हो गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया था? 319 में। तो चंद्रगुप्त कुमार देवी के सिक्के मिले हैं, चंद्रगुप्त कुमार देवी के सिक्के मिले हैं। जो चंद्रगुप्त कुमार देवी के जो सिक्के मिले हैं उसके मुख के भाग पे चंद्रगुप्त कुमार देवी की आकृति उनके नामों सहित अंकित है। और पीछे के भाग के अंदर सिंहवासिनी देवी दुर्गा की आकृति तथा ब्रह्मा लिपि में मुद्रालेख में लिच्छवी उत्कीर्ण है। तो मुख्य भाग पर क्या है? चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृति बनी हुई है, उसके नाम अंकित है। और पृष्ठ भाग पर सिंहवासिनी दुर्गा की आकृति तथा ब्रह्मी लिपि में मुद्रालेख में लिच्छवी उत्कीर्ण किया गया है। तो चंद्रगुप्त के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आता है वह है समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त दोस्तों 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया था। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? स्मिथ के अनुसार भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है।
तो इसमें ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का है। समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र प्रकाश भी था। प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंद, धरणीक बंद, पृथ्वीव्याम, प्रतिव्रत और कविराज, कवियों का संघ सम्राट होता है उसको कविराज बोलते हैं, लीची द्वैत्र और परम भठारक कहा गया है। तो प्रयाग परिस्थिति है वो समुद्रगुप्त की है। उसमें समुद्रगुप्त को दोस्तों प्रयाग परिस्थिति के अंदर समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंद, धरणीबंध, पृथ्व्याम और कविराज, लीच विदोइतर तथा परम भटारक कहा गया है। तो प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंद, धरणी बंद, पृथ्व्याम, प्रतिरत, कविराज और लीची द्वैत्र और परम भटारक कहा गया है। समुद्रगुप्त के लिए सर्वे राजो छेदा की उपाधि का प्रयोग किया जाता था। तो सर्वे राजो छेदा की उपाधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? समुद्रगुप्त के लिए। सर्व राजो छेदा की उपाधि का प्रयोग समुद्रगुप्त के लिए किया गया था। और प्रयाग परिस्थिति में कहा गया है कि इसकी उदारता के बारे में, किसकी उदारता के बारे में? समुद्रगुप्त की उदारता के बारे में कहा गया है कि इसने सरस्वती लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया। एक दोस्तों मिलता है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख है दोस्तों मध्य प्रदेश से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एमपी से। ये मध्य प्रदेश से मिलता है दोस्तों। इस अभिलेख में इसकी पत्नी है, समुद्रगुप्त की पत्नी, उसका नाम दत्त देवी, अनेक पुत्र बताए गए हैं। तो दत्त देवी का उल्लेख के किसमें हुआ है? एरन अभिलेख में। तो समुद्रगुप्त की जो पत्नी है दत्त देवी, उसका उल्लेख एरन अभिलेख में हुआ जो मध्य प्रदेश से मिला है और इसके पुत्र पौत्र बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा नाराज होने पर यमराज के समान है। तो एरन अभिलेख में दोस्तों ये बताया गया है कि समुद्रगुप्त के बारे में कि ये प्रसन्न होने पर कुबेर तथा नाराज होने पर यमराज के समान है। तो दोस्तों प्रयाग परिस्थिति है जो समुद्रगुप्त की महत्वपूर्ण परिस्थिति है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रयाग परिस्थिति है ये अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में था। तो ये प्रयाग परिस्थिति है तो मूलतः कहाँ पर था? कौशाम्बी के अंदर। लेकिन दोस्तों अकबर के समय जहांगीर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। तो अकबर के टाइम में जहांगीर, टाइम तो शासक कौन था? अकबर, और उसके टाइम में जहांगीर है, उसने दोस्तों इस प्रयाग परिस्थिति को कौशाम्बी से हटाकर इलाहाबाद के जो किला है वहां पर स्थापित किया था। प्रयाग परिस्थिति के अंदर कुल पंक्तियां वो 33 है। कुल पंक्तियां कितनी है? 33। और भाषा है दोस्तों प्रयाग परिस्थिति की वह संस्कृत, और लिपि है वह ब्रह्मी, और शैली है चंपू। तो प्रयाग परिस्थिति है उसको महादंड नायक हरिसेन है। जो समुद्रगुप्त का महादंड नायक कौन था? हरिसेन। तो हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति को लिपिबद्ध किया। वे तिलक भट्ट ने प्रयाग परिस्थिति लेख को निर्गत करवाया था। तो तिलक भट्ट ने प्रयाग परिस्थिति के लेख को निर्गत कराया, लेकिन लिपिबद्ध किसने किया? हरिसेन ने। ये अभिलेख समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का दर्पण है। इसे पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहते हैं। परिस्थिति में न तो कोई तिथि दी गई है और न ही समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। तो परिस्थिति है प्रयाग परिस्थिति, इसमें न तो कोई तिथि दी गई है और न ही समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख को सर्वप्रथम पाठन है वो किसने किया था दोस्तों? प्रयाग परिस्थिति इसका जो सर्वप्रथम पाठन है दोस्तों 1834 ईस्वी के अंदर कैप्टन ए ड्रायर के द्वारा इसका पाठन किया गया था। इतिहासकार फ्लिट ने इस परिस्थिति को मरणोत्तर अभिलेख कहा है। तो इतिहासकार फ्लिट है
इतिहासकार फ्लेट्स ने इस अभिलेख परिस्थिति को मतलब प्रयाग परिस्थिति को मरणोत्तर अभिलेख कहा है। प्रयाग परिस्थिति में गंगा अवतरण का उल्लेख हुआ है, तो प्रयाग परिस्थिति के अंदर गंगा अवतरण का भी उल्लेख हुआ है। परिस्थिति में पाटलिपुत्र को पुष्प नगर कहा गया है, तो प्रयाग परिस्थिति के अंदर पाटलिपुत्र को पुष्प नगर कहा गया है, पुष्प नगर। तो पाटलिपुत्र को प्रयाग परिस्थिति के अंदर पुष्प नगर कहा गया है दोस्तों। और परिस्थिति में 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का विवरण प्राप्त होता है। तो परिस्थिति के कौन से श्लोक के अंदर? 7वें श्लोक के अंदर। परिस्थिति के 7वें श्लोक के अंदर दोस्तों समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का विवरण प्रारंभ होता है। और प्रयाग परिस्थिति है दोस्तों, इसमें जहांगीर और बीरबल, जहांगीर इसको इलाहाबादी किले में लेके आया था, किसके टाइम? अकबर के समय का। तो जहांगीर और बीरबल, जहांगीर और बीरबल है, इन दोनों का लेख वो प्रयाग परिस्थिति के अंदर साथ में मिलता है। तो दोनों का, जहांगीर और बीरबल है, उनके दोनों का लेख एक साथ कहाँ पर मिलता है? प्रयाग परिस्थिति के अंदर। जहांगीर का लेख वो फारसी में लेखक अब्दुल्ला मुश्किल कलाम से लिखा था। जहांगीर ने वो जो लेख है अपना वो फारसी के अंदर था। किसमें था? फारसी के अंदर। और इस लेख को लिपिबद्ध किया था अब्दुल्ला मुश्किल कलाम ने। तो अब्दुल्ला मुश्किल कलाम ने फारसी के अंदर इस लेख को लिपिबद्ध किया। किसके लेख को? जहांगीर के लेख को। अब दोस्तों समुद्रगुप्त की विजय। तो दोस्तों समुद्रगुप्त की जो विजय है वो पहले प्रथम लड़ाई हुई थी आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। आर्यावर्त का जो प्रथम युद्ध है, इसका जो युद्ध का प्रमाण है अपने को कहाँ पर जानकारी मिलती है? ये परिस्थिति है उसकी प्रयाग परिस्थिति, उसमें परिस्थिति की 13वीं व 14वीं पंक्ति मिलता है। तो प्रयाग परिस्थिति की 13वीं व 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त के प्रथम युद्ध की जानकारी मिलती है। इसमें समुद्रगुप्त ने 3 शासकों को हराया था। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त का प्रथम युद्ध में कितने शासकों को हराया? 3 शासकों को हराया था। एक था दोस्तों अच्युत, एक था नागसेन, एक था दोस्तों कोतकुलुज, एक था अच्युत, एक था नागसेन। तो नागसेन है ये दोस्तों, ये ग्वालियर के पद्मावती का शासक था, ग्वालियर के पद्मावती का शासक था। एक था दोस्तों कोतकुलुज। तो ये कोतकुलुज है दोस्तों, ये जब समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र में खुशियां मना रहा था तो कोतकुलुज ने उसे बंदी बना लिया था। तो समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र में जब खुशियां मना रहा था तब कोतकुलुज ने समुद्रगुप्त को बंदी बना लिया था। फिर दोस्तों एक आता है आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, एक आता है दोस्तों दक्षिणापथ की विजय। इस विजय की जानकारी दोस्तों मिलती है अपन को पंक्ति है प्रयाग परिस्थिति में 19वीं 20वीं जो पंक्ति है उसमें मिलती है। कुल इसमें 12 शासकों को हराया था। दक्षिण में कितने शासकों को हराया था? समुद्रगुप्त ने 12 शासकों को। और आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में 3 शासकों को, अच्युत, नागसेन, कोतकुलुज ने समुद्रगुप्त को बंदी बना लिया था। कब बनाया था? जब समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र में खुशियां मना रहा था। तो दक्षिणापथ की विजय 1920वीं पंक्ति मिलती है, उसमें 12 शासकों को रहता। इस 12 शासकों में जो दक्षिण के जो राज्य थे वो थे दोस्तों अवमुक्त का राजा था नीलराज। तो दक्षिण में कौन कौन से राज्यों को रहता? एक था अवमुक्त, इसका जो राज्य शासक था वो था नीलराज। एक था दोस्तों पालक, वहां का शासक था दोस्तों उग्रसेन। एक था दोस्तों कुश स्थलपुर, इसका जो शासक था वो धनंजय। एक था कांची, वहां का शासक था विष्णुगुप्त। अब पढ़ते दोस्तों अब समुद्रगुप्त की नीति। तो दोस्तों आर्यावर्त के प्रति क्या नीति थी? तो इसमें नीति थी दोस्तों समुद्रगुप्त की आर्यावर्त के अंदर पर्शभोजन का अर्थ होता है दोस्तों पूर्णतया उखाड़ कर फेंकना है एवं विलय करना, पूर्णतया उखाड़ कर फेंकना एवं विलय करना। ये थी आर्यावर्त के साथ जो नीति।
एवं तो दक्षिणावर्त के साथ जो नीति थी वो थी दोस्तों समुद्रगुप्त की गृह मोक्षानुग्रह। गृह मोक्षानुग्रह का अर्थ होता है दोस्तों वीर्य ने करना, मात्र कर आदि लेकर उनको छोड़ देना। एक थी दोस्तों आठवीं राजनीति। आठवीं राजनीति है राजनीति वो थी दोस्तों परिचारिकृत अथवा सेवक बना देना। आठवीं राजनीति मतलब सेवक बना देना। ये थी दोस्तों पर्यंत राजनीति। तो विदेशी राजनीति है दोस्तों, इसमें विदेशी राजनीति के अंदर समुद्रगुप्त ने आत्म नियोजन, कन्यायापन दान, गरुड़ मेधक, स्वयं भुक्ति शासन और याचनोपायिक सेवायन की नीति को ये उसने अपनाया था। एक होता है दोस्तों, उनके बाद होता है आर्यावर्त का सेकंड युद्ध। ये आर्यावर्त का प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद में दोस्तों एक आर्यावर्त का सेकंड युद्ध हुआ था, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। इसकी जानकारी दोस्तों वो प्रयाग परिस्थिति की 21वीं पंक्ति में मिलती है, 21वीं पंक्ति में। तो इसमें समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराया। कितने राजाओं को हराया? 9 राजाओं को हराया था। इन 9 राजा में दोस्तों ये थे, एक था रुद्रदेव। तो 9 शासक कौन कौन थे? रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध के बाद में दोस्तों इसने 8वीं राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। कौन से राज्य पर? 8वीं राज्यों पर। 8वीं राज्यों पर विजय। ये जानकारी दोस्तों परिस्थिति की 21वीं पंक्ति में मिलती है इनकी जानकारी। उसके बाद दोस्तों 8वीं राज्य के बाद में ये सीमावर्ती राज्य है, उनकी विजय सीमा जो पर्यंत सीमावर्ती राज्य है उनकी विजय वो परिस्थिति की 22वीं पंक्ति में मिलती है। तो समुद्रगुप्त के टाइम में विदेशी शक्तियाँ कौन कहाँ थी? विदेशी शक्तियों से जो युद्ध हुआ वो पढ़ते हैं, विदेशी शक्तियाँ। तो दोस्तों विदेशी शक्तियों की जो जानकारी है वो परिस्थिति की 23वीं व 24वीं पंक्ति मिलती है। 23वीं 24वीं पंक्ति है, उसमें विदेशी शासकों विदेशी शक्तियों का उल्लेख है। इसमें दोस्तों एक था देवपुत्र शाहनुशाही। तो दोस्तों देवपुत्र शाहनुशाही ये कुषाण थे। कुषाण समुद्र का समकालीन कुषाण नरेश से वो किदार था। कौन था? किदार। तो देवपुत्र शाहनुशाही के साथ विदेश शक्तियाँ थी इस टाइम। एक तो उसका साथ जो शासक था वो कुषाण था। समुद्रगुप्त के टाइम में जो शासक था वो किदार थे। एक थे दोस्तों शक। विदेश शक्तियों के अंदर देवपुत्र शाहनुशाही, दूसरी है शक। शक है जो समुद्रगुप्त के टाइम जो शासक था वो था रुद्र सिंह तृतीय। एक था दोस्तों मुरुंड। ये मुरुंड है दोस्तों, ये पूरे भारत में शासन करता था। उसके बाद होता सिंहल। दोस्तों सिंहल श्रीलंका को कहा जाता था। इसका इस टाइम समुद्रगुप्त के टाइम में जो यहाँ का शासक था वो था मेघदूत या मेघवर्ण था। इसने समुद्रगुप्त के पास 2 भिक्षुओं को एक दूत मंडल भेजा था। तो दोस्तों चीनी लेखक वांग हैनसिंग की है उस पुस्तक है हिंग ची योन से याद होता है कि मेघवर्ण है, उसने बोध गया में बोधि वृक्ष से उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण समुद्रगुप्त की अनुमति के लिए किया था। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? हवेन सिंह की पुस्तक थी दोस्तों हिंग ची योन। तो हवेन सिंह की है इसकी पुस्तक थी हिंग ई योन से याद होता है दोस्तों सिंहल का जो शासक था मेघवर्ण, उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण समुद्रगुप्त की अनुमति से किया था। तो समुद्रगुप्त ने वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया। तो समुद्रगुप्त का जो मंत्री था वो कौन था? वसुबंधु। कर्षण चरित का रचयिता समुद्रगुप्त को माना जाता है। तो कर्षण चरित का रचयिता कौन थे? समुद्रगुप्त को माना जाता है। कर्षण चरित के रचयिता किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों समुद्रगुप्त है इसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ है
उसकी जानकारी अपन को 3 ही स्रोतों से मिलती है। इसने समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसकी जानकारी के लिए 3 स्रोत है अपने पास। दोस्तों पहला स्रोत है स्कंदगुप्त का भीतरी लेख। स्कंदगुप्त का भीतरी लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी लेख। तो स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में समुद्रगुप्त को चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। एक था दोस्तों समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के। तो एक तो जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से, एक मिलती दोस्तों समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के। अश्वमेध प्रकार के सिक्के, अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त ने, उससे भी समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। एक दोस्तों जानकारी मिलती है दोस्तों प्रभावती गुप्ता के पुन्ना ताम्र लेख से। प्रभावती गुप्ता के पुन्ना ताम्र लेख से या ताम्र पत्थर से। तो प्रभावती गुप्ता के जो पुन्ना ताम्र पत्र है उसमें समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला किसमें कहा गया है? प्रभावती गुप्ता के पुन्ना ताम्र लेख में। तो समुद्रगुप्त के सिक्के कौन कौन से थे? तो समुद्रगुप्त के सिक्के, तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं दोस्तों वो पहले प्रकार के थे ध्वजारोही या दंडधारी या गरुड़ प्रकार के सिक्के। कौन से? ध्वजधारी, दंडधारी या गरुड़ प्रकार के सिक्के। ध्वजधारी, दंडधारी या गरुड़ प्रकार के सिक्के। तो दोस्तों ये बयाना नदी में समुद्रगुप्त की 183 मुद्राएं मिलती है। तो ये जो ध्वजधारी, दंडधारी, गरुड़ प्रकार के सिक्के, ये सिक्कों की जो निधि है सबसे बड़ी निधि मिलती है बयाना के अंदर। कहाँ मिलते हैं? बयाना में। तो बयाना में अंदर दोस्तों समुद्रगुप्त की 183 मुद्राएं मिलती है। कितनी मुद्राएं मिलती है? 183। इन मुद्राओं पर अंकित है कि समुद्रगुप्त सैकड़ों युद्धों का विजेता था। इन मुद्राओं पर उनकी उपाधि और पराक्रम मिलती है। तो ये ध्वजधारी, दंडधारी, गरुड़ प्रकार सिक्के है, इसमें समुद्रगुप्त की जो उपाधि वो क्या मिलती है? पराक्रम। दूसरी थी दोस्तों धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। तो दोस्तों धनुर्धारी सिक्कों में समुद्रगुप्त को उपाधि है वो अप्रतिरथ तथा नाम समुद्र अंकित है। तो समुद्र का जो नाम है, समुद्रगुप्त का जो नाम है समुद्र, वो धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों पर मिलता है। और उपाधि दोस्तों इस सिक्कों पर उपाधि मिलती है अप्रतिरथ की। फिर थर्ड प्रकार की जो इन सिक्के मिले हुए परशुधारी प्रकार के, परशुधारी। तो दोस्तों परशुधारी सिक्कों पर राजा, इसमें राजा परशु धारण किए हुए चित्रित है तथा उसकी उपाधि है दोस्तों कर्तांत परशु अंकित है। तो ये इस सिक्कों पर परशुधारी प्रकार के सिक्कों पर समुद्रगुप्त वो परसा धारण क्या रखा है और उसकी उपाधि दोस्तों वो है कर्तांत परशु। फिर दोस्तों चौथे नंबर के जो सिक्के मिले हुए बोले अश्वमेध प्रकार के, अश्वमेध प्रकार के। इसमें अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी मिलती है अपन को। तो दोस्तों अश्वमेध प्रकार के यज्ञ, इसमें पृष्ठ भाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृतियां अंकित है। पृष्ठ भाग है उस पर राजमहिषी कौन थी? दत्त देवी, जो इनकी पत्नी थी, उनकी आकृति का अंकन है। इस पर समुद्रगुप्त की उपाधि है वो अश्वमेध पराक्रम मिलती है। क्या मिलती है? अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम, मतलब अश्वमेध करने के बारे में जानकारी मिलती है। ये एकमात्र प्रकार का सिक्का जिसमें समुद्रगुप्त का अंकन नहीं हुआ है। तो समुद्रगुप्त का अंकन किस प्रकार के सिक्कों पर नहीं हुआ है? वह अश्वमेध प्रकार के सिक्कों पर। दोस्तों पांच प्रकार के सिक्के मिले हैं वह व्याघ्र निहंता प्रकार के, व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के। इन सिक्कों पर दोस्तों समुद्रगुप्त का आखेट प्रेम तो झलकता ही है। तो समुद्रगुप्त का आखेट प्रेम
कौन सा सिक्कों पर लगता है? व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्कों पर मिलता है। इसमें दोस्तों गंगा घाटी विजय का भी प्रश्न होते हैं, तो गंगा घाटी विजय वो किस सिक्कों पे थे? व्याघ्र निहंता प्रकार। तो एक तो मिलता है दोस्तों आखेट प्रेम, आखेट प्रेम व गंगा घाटी अभियान। तो गंगा घाटी अभियान व आखेट प्रेम है, ये जानकारी अपन को व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्कों पर मिलता है। इसमें दोस्तों इस पर व्याघ्र पराक्रम और राजा समुद्रगुप्त की उपाधि मिलती है। तो समुद्रगुप्त की उपाधि क्या मिलती है? व्याघ्र पराक्रम। एक तो मिलती है व्याघ्र पराक्रम, एक मिलती है दोस्तों व्याघ्र पराक्रम, एक मिलती है राजा समुद्रगुप्त। तो राजा समुद्रगुप्त ये उपाधि कौन से प्रकार के सिक्कों पर मिलती है? व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्कों पर। एक दोस्तों लास्ट प्रकार का सिक्का था, वो था दोस्तों वीणा वादन प्रकार, वीणा वादन। इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाए हुए दिखाया गया है। तो इस मुद्रा लेख में महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। तो इस मुद्रा लेख में क्या हुआ उत्कीर्ण है दोस्तों? महाराजा धीराज समुद्रगुप्त। तो महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त कौन से प्रकार के कहाँ पर अंकित है? वीणावादन प्रकार के सिक्कों पर। दोस्तों बेसनगर के दुर्जनपुर से 3 जैन मूर्तियां मिली है। तो बेसनगर के दुर्जनपुर है, वहाँ पर 3 जैन मूर्तियां मिली है। इन मूर्तियों में प्राप्त लेखों में रामगुप्त को महाराजा धीराज कहा गया है। तो समुद्रगुप्त के बाद में जो एक शासक आया था रामगुप्त है, उस रामगुप्त है उसको महाराजा धीराज कहाँ कहा गया है? वो कहा गया है बेसनगर के दुर्जनपुर के 3 जैन मूर्तियां मिली है, उन मूर्तियों में रामगुप्त को महाराजा धीराज कहा गया है। तो समुद्रगुप्त है उनके ये समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त आता है। रामगुप्त को दोस्तों महाराजा धीराज कहा गया है। फिर दोस्तों महत्वपूर्ण जो शासक आता है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय है।